नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाली है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को लेकर के, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे आपके लैब प्रैक्टिकल के अंदर एक जो प्रैक्टिकल पोर्शन आपसे पूछा जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, आईटीआर पे बेस्ड रहता है, दैट इज द इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आईटीआर 2 को लेकर के। आईटीआर 2 क्या होती है, किस तरीके से इसकी एक्सेल यूटिलिटी फाइल को डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से उसको एक्सेसिबल बनाया जाता है, किस तरीके से उसको फिल किया जाता है, क्या क्या इंटरफेस आपका रहने वाला है, कौन कौन से शेड्यूल हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा और डाउनलोड किया जाएगा। यानी कि आईटीआर 2 से जुड़े हुए जितने भी डाउट है या जितने भी कॉन्सेप्ट है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 3 की प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग देखेंगे आपको आईटीआर भर के दिखाना होता है। वैसे तो आजकल जो आईटीआर फाइल करते हैं लोग, वो सब पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन हमें क्या है, आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो आपकी एक्सेल यूटिलिटी फाइल होती है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास आईटीआर अलग अलग तरीके की होती है। जैसे एक आपका आईटीआर 1 होता है, एक आपका आईटीआर 2 होता है। पिछली क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं आईटीआर 1 क्या होता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने डिटेल में जाकर के बताया था, आईटीआर 1 के लिए अगर आप केवल इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी इनकम है वो लेस देन 50 लाख होनी चाहिए। अगर आप सभी को याद हो तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो भी लॉटरी वगैरह होती है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अगर आप लोग कोई भी विनिंग करते हैं लॉटरी वगैरह का, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी को लेके चल सकते हैं, लेकिन आपका केवल एक हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ किया जाता था। लेकिन क्या हो, जब आपको कैपिटल गेन हो, यहाँ पे कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब आईटीआर 2 का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2 आपको कवर करनी है। तो जितने भी डिसएडवांटेजेस या जितनी भी लिमिटेशन आपको आईटीआर 1 के अंदर देखने को मिली थी ना, उन सभी लिमिटेशन का सॉल्यूशन आपको कहां पे मिल जाएगा, आईटीआर 2 के अंदर मिल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलता है आईटीआर 2 के अंदर, कि आईटीआर 2 इंडिविजुअल के साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, आईटीआर 2 इज रिटर्न फॉर्म ऑफ ए इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन को यहाँ पे भी इससे बाहर रखा गया है। यानी आईटीआर 2 के अंदर अगर आपकी इनकम पीजीबीपी से है तो इसके अंदर आपको आईटीआर 2 फाइल नहीं करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हु डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी कोई भी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है तो आप लोग आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ आईटीआर फाइल कर सकता है, कैपिटल गेन के केस में भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास एक से ज्यादा हाउस है तो भी अप्लाई कर सकता है। बस किसको बाहर रखा गया है, अगर आपका पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो उस केस में आप लोग आईटीआर 2 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, इट इज मीन्ड फॉर टैक्स पेयर हु अर्न इनकम फ्रॉम द मोर देन वन हाउस। ये भी मैं बता चुका हूं, अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है तो भी आप लोग, अगर आपके पास कैपिटल गेन हुआ है तो भी आप लोग आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई भी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। वो सारी लिमिटेशन कहीं ना कहीं जो आपको आईटीआर 1 के अंदर देखने को मिलती थी, उन सभी का सॉल्यूशन आपको कहां पे देखने को मिलता है, आईटीआर 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो बस ये बेसिक सी बात थी, आपको बुनियादी तौर पे फर्क समझ में आना चाहिए। आईटीआर 2 होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में लेके चलूं, देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल यूटिलिटी फाइल डाउनलोड करनी है, कैसे उसको एडिटेबल बनाना है, कैसे उसको एग्जैक्टली फिल करना है, उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मेट है, कौन कौन से आपके शेड्यूल रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। तो आई होप कि आप सभी इस वीडियो में इत्मीनान से हर एक चीज को अच्छे से कंज्यूम करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन आईटीआर 2 को फाइल कर सकता है। मैंने अभी भी बताया ना, अगर आप लोग इंडिविजुअल है या एचयूएफ है
तो आप लोग ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। बस आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है या आपको पेंशन मिलता है तो केवल सैलरीड पर्सन, और अगर आपको पेंशन मिलता तो आप लोग ITR 1 की तरफ भी जा सकते थे, और ये सेम केस आप लोग ITR 2 की तरफ भी जाते हैं। चाहे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, PSU हो, चाहे आप लोग प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप लोग ITR 2 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है तो उस केस में भी आप लोग ITR 2 को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, लॉटरी वगैरह से भी अगर आपको कैपिटल गेन होता है, या आप सेल, मान लीजिए आपने शेयर्स को सेल किया, जमीन बेची, फ्लैट बेचा, म्यूचुअल फंड बेचा, और उस केस में अगर आपको कोई बेनिफिट हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे ITR 2 को क्लेम कर सकते, ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज के अंदर आपका इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, विनिंग के अंदर लॉटरी वगैरह जो होते हैं ना, वो सब चीजें आ गई हैं जो वहां पे इंक्लूड नहीं की गई थी। आगे अगर आप लोग बात करते हैं फॉरेन इनकम अगर आपके पास है या एसेट है, तो उस केस में भी आप लोग ITR 2 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, अगर आप लोगों को ITR 1 का याद हो तो क्या बताया था मैंने, ITR 1 के अंदर सर 2 कंडीशन थी। आप लोग इंडिविजुअल होने चाहिए, अलोंग विद आपका स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपका रेजिडेंट होना चाहिए। बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NRI और RNOR, ये सभी क्या है, सभी स्टेटस अलाउड है ITR 2 के लिए। इस बात को आपको जरूर ख्याल में और अपने जहन में रखना है। एग्रीकल्चरल इनकम, वहां पे आपकी 5000 तक की लिमिट थी, यहाँ पे 5000 से ज्यादा अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो भी आप लोग ITR 2 को क्लेम कर, ITR 2 को फिल कर सकते हैं। मैं बार बार गलती से क्लेम बोल रहा हूँ, उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। समझ में आई? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ITR 2 क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है सर, ITR 2 का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, स्पेसिफिकली असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ITR 2 के अंदर अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, मेजरली अगर मैं बात करूं जिनको ऊपर हमें फोकस करना है, यहाँ पे पार्ट ए आपको मिलेगा। पार्ट ए के अंदर जर्नल इंफॉर्मेशन होगी जो आपका SSC से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आपका पार्ट बी TI होगा, यानी कि आप लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन कौन से सोर्सेज से लेनी है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पार्ट बी के अंदर होगा TTI, माने आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, यानी कि एग्जैक्टली आपका कितना टैक्स बनता है। इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। सैलरी का शेड्यूल होता है, HP हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का होता है, अदर सोर्सेज का होता है, 80 डिडक्शन। 80 डिडक्शन जनरली अमूमन आप लोग देखेंगे ओल्ड रेजिम के अंदर होता है, न्यू रेजिम के अंदर तो आपको पता है ये सारे डिडक्शन अप्लाई नहीं होते हैं। अलग अलग शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट में जाके आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन वाला आपको एक डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, जो भी टैक्स पेयर है वो वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन देता है, उसके बाद अपनी जेसन फाइल को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ही आता है सर, जो हमारी एक्सेल यूटिलिटी फाइल है ITR 2 के लिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेल यूटिलिटी फाइल की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी ITR 2, ध्यान रखिएगा ITR 2 की मैं बात कर रहा हूं, उसको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहली स्टेप तो यही रहेगी आपकी कि सर उसे डाउनलोड कैसे करना। तो देखिए, जैसे हमने ITR 1 को डाउनलोड किया था वैसे ही आप लोगों को किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आ जाना है, वहां पे केवल और केवल ITR लिख देना है। जैसे ITR लिखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, आपको डाउनलोड वाले टैब के अंदर जाना है। अगर आप लोग नीचे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग आपको ITR दिखेंगे। ITR 7 तक है, आपको ITR 2 के सामने एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे यूटिलिटी एक्सेल बेस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। याद रखिएगा, ये फाइल जो आपको मिलती है ये जिप फॉर्मेट में मिलती है, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा और इसको परमिशन देना होगा कि हम लोग इसके अंदर एडिटिंग कर पाए। देखिए, अगर एक बार ये डाउनलोड डन हो गई है, मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर देता हूं और हम अपने विंडोज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी हटा देता हूं मैं, और देखते हैं हमारी डाउनलोड के अंदर ये फाइल आ गई होगी, आई होप। यहाँ देखिए, डाउनलोड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये रहा ITR 2 असेसमेंट ईयर 25-26। जैसे आप लोग इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आएगा। जैसे आप लोग एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पे नहीं आया आई थिंक, चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे और ओके करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा
जिसके अंदर आपको 3-4 फाइलें इकट्ठा दिखेंगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सेल फाइल है, इसको जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। अब याद रखिएगा, सिस्टम चाहे कितना भी आपका पावरफुल हो, ये अपने आप में माइक्रोब्स के अंदर होता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। इसके अंदर काफी चीजें लोडेड होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग आपके शेड्यूल्स लोडेड होते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आपके पास एडवांस लेवल का थोड़ा सा ठीक वर्जन का अगर आप लोग एमएस ऑफिस यूज करते हैं तो ऊपर ही आपको ऑप्शन आ जाता है इनेबल एडिटिंग का। जैसे ही आप लोग इनेबल एडिटिंग करते हैं तो ये आपका रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और दिखा हुआ सिक्योरिटी वार्निंग, माइक्रो हैव बीन डिसेबल्ड। माइक्रो क्या किया गया है? डिसेबल किया गया है। इसको इनेबल कैसे करना है? देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास थोड़ा लोअर वर्जन है तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आपको राइट बटन क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाना। जैसे आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, प्रॉपर्टीज को जैसे ही ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे सिक्योरिटी का आगे क्या लिखा हुआ है? अनब्लॉक। जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या अगर आपका ठीक ठाक वर्जन है तो यहाँ पे इनेबल कंटेंट का ऑप्शन है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप ओपन होगा। ये पॉपअप आपको बताता है कि यस, नाउ यू कैन एडिट एनीथिंग इन दिस फॉर्मेट। इसके अंदर आप लोग कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। दिस यूटिलिटी इज फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री। ग्रीन जहां पे दिख रहा है उसके अंदर आपको डेटा एंट्री करना है। रेड जो भी है वो आपका मैंडेटरी रहेगा। कंट्रोल कॉपी पेस्ट वगैरह आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अलग अलग शेड्यूल मिल जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो टोटल कितने शेड्यूल हैं? आई थिंक 29, सॉरी अब की बार 35 शेड्यूल है। 35 के 35 हमारे काम के नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे पार्ट ए जर्नल, शेड्यूल एस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, उसके बाद आपका क्या है? शेड्यूल 112 है, उसके बाद शेड्यूल 115 है, उसके बाद वीडीए है, अदर सोर्सेज है, सीएफएल है, एटीसी, एटीजी, ये तमाम शेड्यूल है। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली पार्ट ए पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे नीचे भी आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे मैं पार्ट ए पे क्लिक करूंगा तो मेरा पार्ट ए खुल जाएगा, जर्नल वाला। अगर मैं सैलरी वाला खोलूं, हाउस प्रॉपर्टी खोलूं, अगर आप लोग चाहते हैं नहीं सर हमें क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करके ओपन करना है, तो आप लोग सेम ही बात है, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ये जो एक्सेल यूटिलिटी की फाइल है और ये जो पहला आपको शेड्यूल दिया गया है, ये जर्नल शेड्यूल है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, जर्नल शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आपको गिवन है, इस मुद्दे पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जर्नल शेड्यूल के अंदर अगर मैं चलूं, आपको बताऊं तो क्या क्या बातों पर आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है, आपको ध्यान रखना है पैन कार्ड डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपको आधार कार्ड डिटेल्स, नेम्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब गिवन होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपका फर्स्ट नेम आ रहा है, मिडल नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद पेन नंबर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। फ्लैट नंबर आपको बताना है। उसके बाद इंडिविजुअल है कि हिंदू अनडिवाइडेड, स्टेटस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे राइट में आपको एक एरो, ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भर दीजिए। अगर आप लोग डेफिनेट सी बात है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आप लोग क्या करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर माय डियर फ्रेंड्स क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन इंडिविजुअल पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार ये थोड़ा टाइम, मैंने बताया माइक्रोब्स के अंदर फाइल होती है, सिस्टम बहुत हैवी है लेकिन फिर भी ये समय लेगा क्योंकि फाइल काफी हैवी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आपका रोड पोस्ट ऑफिस हो गया, एरिया लोकेलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये क्या है आपकी, वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, स्टेट आपको मिल जाएगा, आपके रीजन का पिन कोड वगैरह सब आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, दूसरा ईमेल आईडी है तो वो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके फोन नंबर, ऑफिस के फोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर 2 डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका रेजिडेंस स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। अब ऐसे में आपको रेजिडेंस स्टेटस, जो रेजिडेंस स्टेटस वाला चैप्टर है वो भी आना चाहिए कि आप लोग ROR है, NOR है, क्या है। जैसे आप लोग इस रेजिडेंट स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने चूज कर लिया रेजिडेंट है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अपडेट होने में फिर से टाइम लेगा और ये रेजिडेंट वाला एक तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है।
एक थिंग, हाँ थोड़ा टाइम लेगा, अभी ये एडजस्ट हो रहा है, सभी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से कलेक्टिवली आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये जब तक ये हो गया, आप देखिए रेजिडेंट हो गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, कंडीशन फॉर रेजिडेंट स्टेटस एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल ओनली, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कौन सी रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए अगर आपको बेसिक कंडीशन का पता होगा, थोड़ी एडवांस कंडीशन भी मैंने पढ़ाई थी, लेटर से 182 दिन वाला मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, पैन कार्ड डिटेल आपको चाहिए, आधार कार्ड डिटेल चाहिए, नाम की डिटेल चाहिए, एड्रेस की डिटेल चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर टाइप आपको चूज करना है, गवर्नमेंट है, पीएसयू है या अदर है, ये भी आपको चूज करना है। फिलिंग टाइप में आपको बताना है ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है या डिफेक्टिव है। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं बता चुका हूँ, रेजिडेंट है, एनओआर है या एनआरआई है। और आपको ध्यान रखना आप लोग न्यू रेजिम के साथ जा रहे हैं या ओल्ड रेजिम के साथ जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको अपने ख्याल में रखनी है। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यस, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है यस और नो का, मैंने पहले भी बताया था यस और नो के अंदर आपको चूज करना है। नो पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करेंगे, और अगर आप लोगों ने यस पे क्लिक कर दिया तो सारे डिडक्शन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं एक बार के लिए इसको नो पे ही रखता हूं, क्योंकि हम लोग एक बार समझ लेते हैं न्यू रेजिम के लिए। ओल्ड रेजिम के लिए वो सारे डिडक्शन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर थोड़ी ना होंगे, कितने बड़े बड़े चैप्टर, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाली केस स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, ठीक है। नो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा, इसके अंदर भी आपको ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, इस पे भी नो ही करना है, हमारे कोई काम की चीज नहीं है। जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे ना, वहां पे कोशिश कीजिएगा नो डालने की। आधार नंबर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद 115H अगर आप लोग अप्लाई करते, क्लेम करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद वेदर यू आर एफपीआई, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना होता है, नो ही करना होता है। जैसे आप लोग एक बार नो करेंगे, ये सारा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे, नहीं तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे ये सारे ग्रीन से आपके ग्रे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका वेदर यू आर एफपीआई और आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है। तो नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एलईआई नंबर वगैरह ये हमारे काम की चीज नहीं है, ना हमारे क्वेश्चन में आता है। एक बार जब आप लोग सारी डिटेल अच्छे से भर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, वैलिडेट करना होता है। देखिए मैंने डिटेल सारी नहीं भरी है, तो ये कह रहा है कि ये सारी चीजें आप लोग पहले फिल कीजिए, आपने डाली नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे ही अगर मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूं और वैलिडेट कर देता हूं तो लिखा आएगा सिटीज ओके, इसका मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलना है। समझ में आई? अब यहाँ पे वापिस आ जाइए अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, आपके किसके अंदर आई है, पार्ट ए के अंदर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जर्नल इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आप लोग अगले शेड्यूल के ऊपर जाते हैं, आपका आएगा शेड्यूल एस। इसका मतलब होता है इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर पेंशन। अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल एस लिखा हुआ है, याद होगा आपको, दिख भी रहा होगा। शेड्यूल एस का मतलब क्या है, डिटेल्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द सैलरी। सैलरी के अंदर जो भी इनकम की डिटेल है वो आपको डालनी है। यहाँ पे ये वाला जो आपका शेड्यूल है मेरे को ITR 1 से बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ग्रोस सैलरी 1 के अंदर है और यहाँ पे सेम आपको 2 के अंदर भी देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए नेचर ऑफ सैलरी के अंदर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे, बेसिक सैलरी का ऑप्शन है, डियरेंस अलाउंस का ऑप्शन है, कन्वीनियंस अलाउंस, उसके बाद HRA रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और अदर अलाउंस भी माय डियर फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं। ग्रेजुएटी, कंप्यूटेड पेंशन, एन्युटी ऑफ द पेंशन, एडवांस ऑफ द सैलरी, लीव इनकैशमेंट, सारी जानकारी आपको दी गई है। आपको यहाँ से चूज करना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है, टोटल करने की जरूरत नहीं। दूसरी इनकम आप लोग चूज करेंगे, अमाउंट डाल देंगे। अब कई बार क्या होगा, बच्चों को कंफ्यूज होगा कि सर हमारे पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज है, सैलरी के अंदर ही मल्टीपल कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे आपके जो टैब है वो 2 दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लोग ऐड कर पाएंगे, सैलरी को ऐड कर सकते हैं। रो 17(1) और 17(2), मैंने बताया हम लोग 17(1) के अंदर रहते हैं, 2 के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर लेना है 17(1) के अंदर। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके एक और रो आपकी ऐड हो गई है। अगर आप लोग ओवर ऐड करना चाहते
हैं तो 17(1) के अंदर एक बार और ऐड कर दीजिए, ये आपकी एक और रो ऐड हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे आप लोग जितनी भी आपकी सैलरी की जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। समझ में आई? यहाँ पे आपको डालना है। फिर वही है आपका सारा नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है? ये सारी इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। एम्प्लॉयर का नाम क्या है, एम्प्लॉयर का नेचर क्या, जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन विंडो आएगा। मान लीजिए आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वाला आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे आपको करना है। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एड्रेस क्या है, स्टेटस स्टेट क्या है, उसके बाद टाउन सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी जानकारी आपको माय डियर फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पे भरनी होती है। ये आपका अदर कंट्रीज का आ जाता है, जिसका हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई काम नहीं होता। ये डिडक्शन दिए गए हैं, डिडक्शन एग्जम्प्टेड जो होती है वो हम लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने न्यू रेज्यूम ऑप्ट किया है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है। समझ में आया? तो यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम के अंदर आप लोग बेसिक, डीए, बोनस सब भरते हैं, पर किस चीज को डालते हैं, चाहे कार हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, कुछ भी हो। ग्रोस सैलरी होगा, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन लग जाएगा और आपकी सैलरी इनकम क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। ऐसे अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। एनुअल वैल्यू निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, 30% डिडक्शन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, HCHHP, HP का मतलब क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको बेसिक सारी डिटेल जानकारी भरनी है कि एग्जैक्टली आपकी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नहीं है, ये सारी बातें है तो कहाँ पे है, रेंट है तो कितना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे भरनी होती है, ठीक है। इससे आगे अगर आप लोग चलेंगे, थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं तो यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन का कॉलम आएगा। मैं एक बार ओके कर देता हूं। शेड्यूल 112, शेड्यूल 115 AD, याद रखिएगा, VDA, अदर सोर्स के अंदर जानकारी आपको दी होती है। ऐसे ये सारे आपको क्या दिए जाते हैं, शेड्यूल दिए जाते हैं, जिनको आपको फिल करना होता है। लास्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। वेरिफिकेशन जैसे आप लोग करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन डाल करके, नाम डाल करके, वैलिडेट करके आपको जनरेट कर देना है जेसन के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग जनरेट जेसन करेंगे तो आपका जेसन फाइल क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, डाउनलोड हो जाता है। समझ में आए? अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने बताया ना, ये कैसे कैलकुलेट होगा, सब फॉर्मूला होता है, आपको वैल्यूज डालनी है और जस्ट आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका शेड्यूल HP है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अगला अगर आप लोग देखेंगे, शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ये सब बातें आपको तब समझ में आएंगी अगर आपने पूरा कोर्स समझा होगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आपने पूरा का पूरा इनकम टैक्स पढ़ा होगा। इसके आगे देखेंगे अदर सोर्सेज का शेड्यूल आपको दिखेगा, मैं दिखा चुका हूं। उसके आगे आपकी जो काम की जानकारी रहेगी शेड्यूल 6 से रहेगी, ठीक है, जहां पे आपको, अगर आप लोग ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं तो सारे डिडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग शेड्यूल FA की बात करते हैं और अगर आपके पास फॉरेन से कोई इनकम या एसेट है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है। एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर अगर आपके पास 15 लाख से ज्यादा का कोई इनकम है तो वो आपको डाल देना, एसेट एंड लायबिलिटी। एंड BTI के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो जाएगा, सारी इनकम आपकी टोटल हो जाएगी और वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वेरीफाई हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये कॉलम हमें भरने होते हैं और कॉलम नहीं, शेड्यूल, इन शेड्यूल की जानकारी आपको आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी। सबसे पहले आपको पार्ट A भरना है, जर्नल इंफॉर्मेशन, शेड्यूल S भरना है, सैलरी वाली सारी जानकारी, हाउस प्रॉपर्टी वाली सारी जानकारी भरनी है, कैपिटल गेन वाली सारी जानकारी आपको भरनी है, अदर सोर्सेज की जानकारी आपको डालनी है, शेड्यूल 6A ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल FA आपको डालना है, उसके बाद शेड्यूल AL असेसमेंट एंड लायबिलिटी आपको भरना है, पार्ट BTI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपको डालना है और वेरिफिकेशन डालना है। इसके अलावा जितने भी माइक्रोब्स के अंदर यहाँ पे आपको पार्ट दिए गए हैं, शेड्यूल दिए गए हैं, उन सबको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत बेसिक जानकारी है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाइएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, कौन से फाइनल एग्जामिनेशन की माय डियर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं, जो फाइनल एग्जामिनेशन अभी आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं वहां पर आपको करके दिखाना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो माय डियर फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ये भी बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लरिंग।